हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सप्लेनर राज ओमेगा के जेड डायनेस्टी नॉवल एक्सप्लेनेशन सीरीज के अगले भाग में। आज हम शुरू कर रहे हैं एपिसोड 66 पार्ट 3। शुरू करने से पहले चलिए एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। अगर आपने पिछला पार्ट मिस कर दिया है तो ऊपर बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था बीस्ट किंग की डीमन आर्मी ने चिंगयन माउंटेन पर जबरदस्त हमला किया। लू शेकी, शाओ यीकाई और जेंग शुशु ने मिलकर व्हाइट बाउंड डीमन स्नेक का सामना किया। वहीं रेवरेंड दाओ शुआन और एल्डर्स खुद बैटलफील्ड में उतर आए। लेकिन चाओस के बीच लिन जिंगयू अपने मास्टर वन जैनयी की मौत से टूट गया और बदले की आग में इल्यूजरी मून केव की फोरबिडन पाथ में प्रवेश कर गया। वहां उसने एक मिस्टीरियस टाइजी ड्राइंग को छुआ जिसने उसकी शक्ति को परखा। अचानक केव वॉल खुल गई और सामने आया एक स्ट्रेंज मिस्ट फिल्ड पोर्टल जो नए रहस्यों और लिन जिंगयू की डेस्टिनी की ओर इशारा कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आगे एपिसोड 66 पार्ट 3 सिर्फ एक्सप्लेनर राज ओमेगा पर। जैसे काली रात को चीरकर अचानक बिजली गिरती है, वैसे ही आसमान से एक तेज लाइट बीम उतरी। इस किरण में ट्रू वे की सारी शक्ति समाई थी। एक भारी धमाके के साथ वो सीधे आसमान से गिरकर सफेद हड्डियों वाले विशाल डीमन स्नेक के सिर पर आ गिरी। एक पल में ही उस राक्षस के पूरे शरीर से ताकतवर एनर्जी फूट पड़ी। आसपास खड़े चिंगयन डिसाइपल्स उस अदृश्य टकराव की लहर से दूर जा गिरे। डीमन स्नेक ने एक लंबी भयानक चीख निकाली। उसका विशालकाय स्केलेटन अजीब रोशनी से चमकने लगा। फिर उसके शरीर से जैसी आवाजें आईं और हड्डियों से बीम्स ऑफ लाइट निकलने लगे। अगले ही क्षण जमीन हिल गई और वो दैत्य पूरे जोर से गिर पड़ा। सफेद पत्थरों की जमीन टूट गई और गहरा गड्ढा बन गया। थोड़ी देर तक वो तड़पता रहा और फिर हमेशा के लिए शांत हो गया। धीरे धीरे वह चमकती हुई लाइट बीम गायब हो गई। आसमान पर 7 एल्डर्स, लू शिकी, शाओ यीकाई और बाकी डिसाइपल्स दिखाई दिए। लेकिन नीचे का नजारा भयावह था। दुनिया को बचाने वाले योद्धाओं की लाशें बिखरी पड़ी थीं। उनमें से 4 चिंगयन एल्डर्स हमेशा के लिए गिर चुके थे। बचे हुए डिसाइपल्स में भी कई बुरी तरह घायल थे। युवा वॉरियर्स में लू शेची का चेहरा तो बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन उसके कपड़े आधे खून से लाल हो चुके थे। शाओ यीकाई की हालत थोड़ी बेहतर थी, जबकि जेंग शुशु किसी तरह खुद को संभाले खड़ा था। मगर जैसे ही उसने डीमन की मौत देखी, राहत की सांस ली और तुरंत ही बेहोश होकर गिर पड़ा। सौभाग्य से शाओ यीकाई पास ही था। उसने तुरंत जेंग शुशु को पकड़ लिया और जब जांचा तो राहत मिली कि वह जिंदा है। बाकी डिसाइपल्स को भी कुछ सुकून मिला और वे फिर से लड़ाई में कूद पड़े। इस बीच जब एल्डर्स ने बैटलफील्ड संभाली, तब पहली बार गुड फैक्शन की ओर जीत का पलड़ा भारी होता दिखा। उनकी शक्ति साधारण डिसाइपल्स से कहीं ज्यादा थी। भले ही उनकी संख्या कम थी, लेकिन उनकी ताकत ने पूरा मोर्चा बदल दिया। शाओ यीचाई, जेंग शुशु और अन्य डिसाइपल्स के साथ मिलकर उन्होंने उन शक्तिशाली डीमंस को दबा दिया और अंत में मार गिराया। लेकिन यह जीत आसान नहीं थी। हर मौत, हर जख्म की कीमत चुकानी पड़ी। और इस खून खराबे के बीच कौन याद रखता है गिरे हुए साथियों को। जैसे ही जायंट स्नेक का विशाल शरीर जमीन पर ढह गया, आसमान में मंडराते कल्टिवेटर्स बिना किसी भाव के मुड़े और युद्ध के दूसरे हिस्सों की ओर उड़ गए ताकि मैसेकर और लड़ाई जारी रख सकें। शाओ यीकाई तुरंत पीछे हटा और जेंग शुशु को एक सुरक्षित जगह पर रखाया। लेकिन लौटते समय उसने अपनी नजर के कोने से देखा कि लू शेची वहीं खड़ी थी, बिल्कुल स्तब्ध। उसकी नजरें उसी गिरे हुए डीमन कॉप्स पर जमी थी। चेहरा बेहद सफेद पड़ चुका था। शाओ यीकाई हैरान होकर बोला, लू जूनियर सिस्टर, क्या हुआ तुम्हें? लू शेची अचानक जैसे किसी ड्रीम से जागी। उसने उसकी तरफ देखा, होंठ हिले जैसे कुछ कहना चाहती हो। मगर जैसे ही उसने देखा कि सामने शाओ यीकाई खड़ा है, उसने चुप्पी साध ली, गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे अपनी सोड उठाई और फिर से बैटल में उतर गई। शाओ यीकाई और भी उलझन में पड़ गया। उसे लगा कि आज लू शेची कुछ ज्यादा ही अजीब बर्ताव कर रही है। लेकिन याद करके कि यह जूनियर सिस्टर हमेशा से ठंडी और अलूफ रही है और अभी युद्ध का क्रूशियल समय है, उसने इन बातों को दिमाग से छटक दिया और खुद भी फिर से युद्ध में कूद पड़ा। आसमान में डार्क क्लाउड्स गरज रहे थे। नीचे धरती पर वाइल्ड बीस्ट्स और कल्टिवेटर्स के बीच भयंकर क्लैश जारी था। लेकिन अब धीरे धीरे हालात गुड फैक्शन के पक्ष में जाने लगे थे। दूर खड़े 3 महान नेताओं के चेहरों पर पहले जो तनाव था, अब वह धीरे धीरे ढीला पड़ रहा था। एल्डर्स के जुड़ने से बैटल का रुख बदल गया था।
भले ही उन्होंने भारी कीमत चुकाई, लेकिन अब तक के 6 सबसे खतरनाक कोलोसल डीमंस को घेर कर दबाया जा चुका था। सबसे पहले व्हाइट बोन्ड स्नेक डहा, फिर बाकी 2 दैत्य भी एक एक करके मारे गए। सच है, इन डीमंस को गिराने में एल्डर्स तक घायल हो गए और कई डिसाइपल्स भी मारे गए। लेकिन फिर भी धीरे धीरे गुड फैक्शन की ताकत बढ़ती गई। साधारण डीमन बीस्ट्स की संख्या अनगिनत थी, मगर जब उनके ये वॉर स्पिरिट्स एक एक कर मरने लगे तो उनकी शक्ति भी टूट गई। भले ही साधारण चिंगियन डिसाइपल्स उतने शक्तिशाली न थे, लेकिन वे उन कमजोर हो चुके बीस्ट्स को संभालने के लिए काफी थे। सबने मिलकर एक लाइट स्क्रीन तैयार किया जो और भी अटूट बन गया। धीरे धीरे स्किल्ड मास्टर्स बाकी बचे 3 डीमंस पर टूट पड़े। हर कोई समझ रहा था कि ये दैत्य ही डीमन आर्मी की असली ताकत थे। आसमान में चमकती हुई तलवारें, रेयर वेपन्स की तेज बीम्स, एल्डर्स और डिसाइपल्स का संयुक्त आक्रमण, सबने मिलकर उन 3 दैत्यों को भी गिरा दिया। उनकी अंतिम चीखें, मोनफुल हाउल्स और शार्प श्रिल्स आसमान में गूंज उठी और एक एक करके आखिरी 3 डीमंस भी धराशायी हो गए। जैसे ही आखिरी डीमंस धराशायी हुए, डीमन बीस्ट्स में अफरा तफरी मच गई। उनकी दहाड़ों में डर साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे अजजानी जीव भी समझ चुके थे कि हालात अब ठीक नहीं है। इसके उल्ट गुड फैक्शन का हौसला और बढ़ गया। उनके लाइट स्क्रीन की चमक और तेज हो गई, चारों तरफ फैली और तुरंत ही अनगिनत बीस्ट्स को काटते हुए फ्लैश और खून की बौछार उड़ा दी। हवा में पैनिक स्क्रीम्स गूंजने लगीं। कई बीस्ट्स आसमान की तरफ देखकर चीखने लगे। उनकी मोनफुल हाउल्स पूरे बैटलफील्ड को हिला रही थी। तभी वह मर्सिलेस लाइट कर्टन एक जबरदस्त क्रैश के साथ उनके बीच आ गिरा। खून और तबाही का मंजर हर ओर फैल गया। लेकिन तभी आसमान में गरजते हुए ब्लैक क्लाउड्स अचानक स्थिर हो गए, जैसे किसी ने पूरे संसार की गति को रोक दिया हो। और फिर अंधेरे बादलों के बीच एक टाइनी व्हाइट लाइट चमका। अगले ही पल ब्लैक क्लाउड्स तूफान की तरह छंट गए। तेज हवाओं और बारिश को चीरते हुए आसमान में एक विशाल वोर्टेक्स घूमने लगा। सभी डार्क क्लाउड्स उसमें समा गए और पल भर में गायब हो गए। उस गहराई से एक नौजवान की आकृति प्रकट हुई। वह ऊपर से नीचे देख रहा था, एक्सप्रेशनलेस, मानो किसी देवता की तरह। उसकी काली लटें हवा में उड़ रही थी। उसके पीछे खड़ा एक ब्लैक स्ट्रेंज बीस्ट बेचैनी से गुर्राता हुआ इधर उधर घूम रहा था। उसके आते ही पूरी डीमन आर्मी ठहर गई। सभी बीस्ट्स ने अपनी नजरें ऊपर उठाई और उस आकृति की ओर एक साथ हाउल किया। दसियों हजार बीस्ट्स की एक साथ उठी दहाड़ ने पूरे आकाश को हिला दिया। बचे हुए डार्क क्लाउड्स छंट गए और मानो एक खतरनाक धारा आसमान चीरकर 9 हेवंस तक जा पहुंची। गुड फैक्शन के हर डिसाइपल और एल्डर के चेहरे का रंग उड़ गया। रेवरेंड डाउशवान क्रिस्टल हॉल के बाहर खड़े भौहें कसकर सिकोड़ते हुए बुदबुदाए, क्या ये बीस्ट डेटी है? इल्यूजरी मून केव, एक स्वप्निल रहस्यमयी दुनिया। क्षितिज पर एक गोल धुंधली चांदनी अब भी लटक रही थी। तूफानों और बारिश से बेपरवाह वह अपनी फेंट ग्लो फैला रही थी, और इस विशाल शून्य में सिर्फ एक इंसान अकेला बिखरा हुआ। वह धीरे से बुदबुदाया, मैं कौन हूं? मैं किस लिए जी रहा हूं? यह सवाल वह चांद से पूछ रहा था, या फिर अपने ही दिल की गहराई से, कौन जाने। आधी जिंदगी की हलचल, तूफानों जैसे संघर्ष, अतीत की यादें, सब एक एक कर उसके मन में उमड़ आईं। वे चेहरे जिन्हें वह कभी अपना समझता था, जिन्हें उसने दिल से चाहा था, सब उसकी नजरों के सामने से गुजरे और फिर बिना कोई निशान छोड़े दूर कहीं खो गए। उसने हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ना चाहा, मगर मुट्ठी में सिर्फ हवा आई। नथिंग एट ऑल। क्षितिज से आती चांदनी अब भी उसके शरीर पर पड़ रही थी, उसके कपड़ों पर बिखर रही थी। थककर वह जमीन पर गिर पड़ा, मानो सारी परतें उतर चुकी हो। अब कोई मजबूत बनने का दिखावा भी नहीं था। तूफान थम गया, धूल बैठ गई और वह शरीर जैसे इस उजाड़ दुनिया में हमेशा के लिए खो जाने वाला था। बस मर जाऊं, उसने मन ही मन सोचा। कहते हैं मौत के बाद कोई दर्द नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती। चाहे वह 9 नेदरवर्ल्ड्स हो या यमराज का दरबार, कौन जानता है वहां कैसा होगा। शायद इस हलचल से भरी दुनिया के बाद अंत में सब कुछ खाली ही होता है। लेकिन तभी वह निष्प्राण शरीर अचानक कांपा। क्षितिज पर वह धुंधला चांद भी जैसे हिल गया और उसकी रोशनी की एक किरण सीधे उस शरीर पर आ गिरी। वह संघर्ष कर रहा था। वह हार मानने को तैयार नहीं था। हर बार उठने की कोशिश करते हुए ऐसा लगता था मानो उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। जमीन उसके पैरों के नीचे उसे लुभा रही थी। यहां गिर जाओ, अब कोई चिंता नहीं रहेगी, कोई दर्द नहीं रहेगा। इस दुनिया के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पालोगे।
लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने जिद्दी होकर अपने शरीर को सीधा करने की कोशिश की। उसके हाथों से खून बह रहा था, होंठ फट गए थे। फिर भी इस वीरान दुनिया में वह गिव अप करने को तैयार नहीं था। क्षितिज से गिरती हुई फेंट मूनलाइट उसके ऊपर बिखर रही थी, जैसे वह उससे कह रही हो, "Why do you persevere? Let go, and you will be free." वह संघर्ष करता रहा, मानो एक एंट इस अनंत आसमान और जमीन के बीच फंस गई हो। फिर भी उसने नजर उठाकर आसमान की ओर देखा और धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसके दिल में एक जाना पहचाना चेहरा तैर उठा। जीवन और मृत्यु के बीच भी वह उसे छोड़ नहीं पा रहा था। इस जिंदगी में अब भी कोई था जिससे वह सचमुच केयर करता था। वह जंग शाओफान था, या शायद गोस्टिली। उस क्षण वह चुपचाप आसमान की ओर देख रहा था, उस धुंधली चांदनी को निहार रहा था। चांदनी ठंडी थी, अनोखी थी। अचानक उसने जोर से चीख लगाई और आसमान की ओर छलांग लगा दी। उसके सामने 3 लाइट्स प्रकट हुई, गोल्ड, डार्क ग्रीन और रेड। वह तीनों रोशनियां उसके शरीर के साथ साथ उस चांद की तरफ बढ़ने लगीं। ठंडी चांदनी चुप थी, लेकिन अचानक वह डिम हो गई। उसके सामने एक कपल का शैडो उभरा। वे उसे प्यार और खुशी से देख रहे थे, जैसे बहुत साल पहले किसी स्टोर्म के गुजर जाने के बाद की वो पहली मुस्कान अब जाकर धरती पर उतरी हो। उसका दिल ऐसा लगा जैसे किसी ने चाकू से चीर दिया हो। पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन फिर भी वह पीछे हटने को तैयार नहीं था। तीनों लाइट्स बिजली की तरह उस कपल के शरीर को भेदती हुई निकल गईं। ब्लड स्प्लैटर्ड, या शायद वह तेज बारिश थी जो उसके चेहरे पर गिरी। एक अजीब सी ठंडक उसके अंदर तक उतर गई। फिर भी उसकी आंखें अब भी रेजोल्यूट थी, उस फेंट मून की तरफ बढ़ती हुई। अचानक चांद फिर से डिम हो गया। इस बार सामने प्रकट हुए तियानबुई और सुरु। सुरु की मुस्कान अब भी वही थी। तियानबुई वैसे ही जैसे याद था, नाक से एक लंबी हूं की आवाज निकालते हुए आंखें घुमा रहे थे। और उनके बीच लाल कपड़ों में फूल जैसी हंसी लिए 16-17 साल की वही छवि। वह खिलखिलाकर बोली, "लिटिल जूनियर ब्रदर, चलो पहाड़ पर चलें, बांस काटने।" उस पल ऐसा लगा मानो उसकी सांस रुक गई हो। तीनों आकृतियां उसके सामने जिंदा और हंसती हुई। लेकिन उस पल ठंडी रोशनी उनकी ओर बढ़ी। उसका दिल मानो फटकर बिखरने वाला था। आखिरकार 3 कलर्ड लाइट्स उन पर से भी निकल गई। उसके पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। आसमान में तैरता उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। और फिर उसने मुंह खोला, एक आवाज निकली, और एक बड़ा सा ब्लड का ढेला उसके होंठों से निकलकर उसकी छाती पर गिरा, कपड़ों को लाल कर गया। उसका चेहरा और भी ज्यादा पीला पड़ गया था। फिर भी उसने सिर उठाया। मानो बव से निकला हुआ एरो, सेटबैक्स की परवाह किए बिना उसने लड़ना जारी रखा। वह रुकने वाला नहीं था, सिवाय मौत के। उसका लक्ष्य वही चांद था। मूनलाइट बर्फ जैसी ठंडी थी। अचानक हेवन और अर्थ दोनों अंधेरे में डूब गए। हर तरफ वीरानी की चुप्पी थी। और तभी जब ऐसा लगा कि वह मून तक पहुंच ही जाएगा, धुंधली क्लाउड्स उसके सामने उमड़ पड़ी। उन बादलों के बीच एक फिगर दिखाई दिया, वही फिगर जो उसकी रग रग में गहराई तक अंकित था। वह अचानक ठिठक गया। उसका हौसला हवा में बिखरने लगा। वह धुंधला शैडो, कभी हरा सा लगता, कभी सफेद कपड़ों में तलवार थामे किसी नृत्य करता रूप। उसके हाथों में सोल डिवाउरिंग स्टिक और भी ठंडी हो गई। दिल वही पुराना दर्द महसूस कर रहा था। लेकिन अब उसे आगे बढ़ना चाहिए या पीछे हटना चाहिए। रात की गहराई में ठंडी मूनलाइट के नीचे अचानक एक दहाड़ गूंज उठी, जैसे कोई डाइंग बीस्ट आखिरी बार चांद की ओर चिल्ला रहा हो। उसमें निराशा थी और बेहिसाब दर्द। फिर अचानक 3 रंगों की हेलोज लिए एक ब्रिलियंट लाइट आसमान चीरती हुई क्लाउड्स के आर पार निकल गई और उस धुंधले सिलुएट को भेद डाला। फिर जैसे कुछ टूट गया हो, तेज हवा और मूसलधार बारिश अचानक थम गई। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। वह उस फिगर को निहार रहा था। लगता था जैसे बहुत करीब हो, लेकिन फिर भी उसका फेस साफ नहीं दिख रहा था। बस जैसे किसी दूर गहरी नेदरवर्ल्ड से एक धीमी सी आह सुनाई दी। हवा बिखर गई, बारिश रुक गई, मूनलाइट बादलों की तरह नीचे गिर रही थी। हेवन और अर्थ मानो किसी बाउंडलेस नदी जैसे लग रहे थे, और उसका शरीर आसमान से गिर रहा था एक गहरे अबिस की ओर। लेकिन उसके दिल में अब कोई डर नहीं था, बस एक अधूरा सा एहसास, और वह शैडो को देखते हुए गिरता चला गया। अगले ही पल वह जमीन पर आ गिरा। आसपास की इल्यूजन्स पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसके पैरों तले एक एंशिएंट मिरर टूट चुका था। वह टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखरा पड़ा था, और उसके आसपास बस पत्थरों की एक सिंपल केव थी। वह रहस्यमयी एंट्रेंस जिससे वह आया था अब मुश्किल से 10 कदम की दूरी पर थी।
लेकिन ये 10 कदम उसे ऐसे लगे जैसे उसने पूरी जिंदगी तय कर ली हो, सारे दर्दनाक यादें फिर से जी ली हों। उसने अपनी सांसें स्थिर की, खुद को संभाला और केव के भीतर आगे बढ़ने ही वाला था कि उसका कदम जम गया, मानो उसने कुछ देख लिया हो। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा। एंट्रेंस पर फैली रहस्यमयी धुंध अब छंट चुकी थी और वहां कोई खड़ा था। लिन जिंगयू। दोनों की नजरें आपस में मिली। कुछ पलों के लिए दोनों वहीं ठिठक गए। फिर उनकी आंखों में बचपन से अब तक की पूरी जर्नी, पूरी जिंदगी जैसे समा गई। लिन जिंगयू ने होंठ काट लिए, लगभग खून निकलने ही वाला था, और फिर एक एक शब्द दबाकर बोला, फाउंडर्स एंसेस्ट्रल हॉल में जो ओल्ड मैन मारा गया था, क्या उसे तुमने किल्ड किया? गोस्टली चुप रहा। उसने हल्का सा सिर झुका लिया। कुछ पल बाद धीरे से सिर हिलाकर कहा, यस। और उस पल लिन जिंगयू की आंखें लाल हो गई। और इसी तरह इल्यूजरी मून केव में गोस्टली और लिन जिंगयू आमने सामने खड़े हो गए। अब सवाल यह है, क्या उनका बचपन का रिश्ता बच पाएगा, या फिर खून का बदला उन्हें दुश्मन बना देगा? असली टकराव अभी शुरू हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे किस्मत का फैसला। जुड़े रहिए एक्सप्लेनर राज ओमेगा के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।